Good morning, students. Welcome to Study from Home. And in today's video, we are going to continue our chapter, what national income. We are the subject we are covering, that is economics for 12th standard, and the chapter we are going to start today will be national income. ठीक है, नेशनल इनकम को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एज पर आर बुक, दैट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड नेशनल इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन जो एनसीईआरटी में जो ओवरऑल जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था, हमने किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। उन कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, अब इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके फादर की मंथली इनकम क्या है। मंथली इनकम यानी जो भी फादर अपनी सर्विसेज देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैं किसी स्कूल में सर्व कर रहा हूँ एज अ टीचर, यानी कि मैं दे रहा हूँ अपनी सर्विस। ठीक है, उस सर्विस के बदले में मुझे क्या मिल रही है, पेमेंट। अब आपको अगर प्रीवियस वीडियो में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज यानी कि ऑल दो सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। आपके फादर कहीं किसी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपके फादर क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और फैक्टर सर्विसेज देने के एवज में आपके फादर को या मुझे क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट को हम बोल सकते हैं क्या, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जो नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो जैसे मेरी एक पर्टिकुलर इनकम है, ठीक है, जो फैक्टर इनकम मुझे मिल रही है इन ऑर्डर टू द फैक्टर सर्विसेज आई एम गिविंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स में डीलिंग कर रही हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस में डीलिंग कर रही हो, ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू है कि मेरी फैक्टर सर्विसेज के बदले मुझे फैक्टर पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं तो किस चीज़ के लिए कंसर्न हूँ। तो ऐसे ही देश में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उन रेजिडेंट्स की ओवरऑल फैक्टर इनकम के सम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, एक बार डेफिनेशन में जाएंगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी एक कंट्री के रेजिडेंट जितने भी लोग होते हैं, यानी एक कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम को, ठीक है, हम बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। देखिए, इनकम और फैक्टर इनकम में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जनरल इंग्लिश की बात करूं तो डिफरेंसेस में कोई नहीं है। बस इकोनॉमिक टर्म्स के लिए हम यहाँ पे फैक्टर इनकम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज फैक्टर सर्विसेज जो थी, जो कि क्या थे, सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको कल मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ाया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी वाले सिस्टम में क्या था, जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज के एवज में जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो इसी फैक्टर पेमेंट, ये जो फैक्टर पेमेंट है, इन्हीं पूरी कंट्री में जितने भी लोग ये फैक्टर पेमेंट अर्न कर रहे हैं, उन्हीं फैक्टर पेमेंट के एडिशन को हम बोलेंगे क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, ये तो हमारा नेशनल इनकम। अब इसमें सिर्फ डेफिनेशन तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जो मेन फैक्टर, जो हाईलाइटेड पॉइंट जो हैं इस पूरे स्लाइड में, वो हैं आपके दो, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं स्लाइड में, फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, फैक्टर इनकम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि वो पे जो किसी को मिलता है अगेंस्ट फॉर हिज फैक्टर सर्विसेज, यानी कि फैक्टर सर्विसेज देने के बाद किसी को जो अमाउंट मिलता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, फैक्टर इनकम। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट सबका क्लियर है कि फैक्टर इनकम क्या है। अब आप लोगों का एक जो डाउट है नॉर्मल रेजिडेंट वाला, वो भी क्लियर कर देता हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए,
नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है फैक्टर इनकम क्या होती है। इसको देखते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं फैक्टर इनकम क्या है। जिनका डाउट फैक्टर इनकम के लिए रहेगा, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको क्वेश्चन बेसिक से लेके आने हैं, बिकॉज इन चीज़ में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमारी केस स्टडीज़ पे भी इम्प्लीमेंट होनी है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन आप लेके आएंगे क्या, बेसिक से। अगर हमारा ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो इसमें आगे जाके जो मेथड्स हैं हम उनको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट वील हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट वील हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द वेरी क्रूशियल चैप्टर इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स। डेफिनेटली यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स 5 मार्क्स, और MCQs में तो डेफिनेटली आ सकता है। और एक चीज़ फॉर श्योर, नेशनल इनकम वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 100% आता है, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई दुराहे नहीं होने चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं फैक्टर इनकम एग्जैक्टली है क्या। फैक्टर इनकम क्या है, पेमेंट्स मेड बाय फर्म्स टू हाउस होल्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। ये मैंने आपको कल बताया था और अभी प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो फैक्टर सर्विसेज क्या है, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ गया, ये एम्प्लॉय की वेजेस हो सकती है, रेंट हो सकता है जगह का, जो फाइनेंस लिया है उसका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर जो आपने अर्न किया है उसका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि आपने कुछ दिया उसके एवज में आपको इनकम मिली। ऐसी ही एक और इनकम होती है, वो होती है क्या, ट्रांसफर इनकम। यहाँ साइड में लिखा हुआ है ट्रांसफर इनकम, जानना जरूरी है ट्रांसफर इनकम है क्या, ठीक है। अब जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे आप कहीं सड़क किनारे खड़े हो गए, कोई आपको 1000 रुपये दे के चला गया, और ऐसे 1000 रुपये लेकर के आपने महीने में 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए। तो क्या ये आपकी फैक्टर इनकम है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि वॉट एवर द मनी दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, जो मैंने देने वाला था वो एग्जाम्पल एक मजाक था। अल्टीमेटली कहना मैं चाहता हूँ ट्रांसफर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम इज द इनकम दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, ठीक है, नॉट अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर इनकम इज पेड अगेंस्ट गेटिंग द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में फैक्टर पेमेंट किया जाता है। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वो होती है आपकी चैरिटी। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना था, वो क्लियर करने वाला कॉन्सेप्ट था फैक्टर इनकम। व्हाट इज द फैक्टर इनकम, जो हमारा की टर्म था किसमें, इन द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब सेकेंड जो की टर्म हमारा था वो है क्या, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। कि हाउ डू वी डिफाइन नॉर्मल रेजिडेंट्स, कि हम किसी देश के निवासी हैं, इसके लिए क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट डिफाइन करते हैं कि अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी कि कोई पर्सन किसी देश में एक साल है उससे ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। और एक पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स की श्रेणी में ही रखते हैं उसको भी हम। तो क्या पहला पॉइंट, ऐसे लोग जो 1 साल से किसी देश में रह रहे हैं, और दूसरा सच पीपल विच आर हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सम पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि अमेरिका का रहने वाला आदमी इंडिया में रह करके अपना बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे है, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस ही माना जाएगा, ठीक है। हम पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं देख रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल रेजिडेंस की डेफिनेशन अलग होती है, जो CAA है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन इकोनॉमिक डेफिनेशन अलग होती हैं। हम इकोनॉमी को कभी पॉलिटिकल टर्म्स के साथ जोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर इनकम बताया मैंने आपको, इसके अलावा मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में बताया। अब एक बार नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू नो अबाउट रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट्स हम किनको कहते हैं, इंडियन वर्किंग्स इन द फॉरेन एम्बेसीज, यानी कि जो एम्बेसीज, अब एम्बेसीज क्या होती हैं, एम्बेसीज यानी कि जो क्या बोलेंगे, दूतावास,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी देश के प्रतिनिधि, जैसे यहाँ पर दिल्ली में राजीव चौक के पास पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पे एम्बेसीज हैं, यानी कि अमेरिका के ऑफिस है वहाँ पे, यानी कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो एम्बेसी की परमिशन के बिना, एम्बेसी के वीज़ा ग्रांट के बिना आप अमेरिका में नहीं जा सकते। तो ऐसे ही अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इंडियन, ठीक है, किसी फॉरेन एम्बेसी में, सॉरी क्या लिख रहा है, अगर इंडियन इंडिया में किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हो तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है और इंडिया के ऑफिस में कोई भी इंडियन काम कर रहा है तो वो भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, तो अल्टीमेटली क्या है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया ऑफिसेस में जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रह रहे हैं वो भी क्या है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। जैसे इंडिया में यूएस के एम्बेसडर रहते हैं वैसे ही इंडिया के एम्बेसडर ऑल ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं और उन एम्बेसडर को हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट करते हैं। उसके बाद द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टडी के अलावा वो सारे फॉरेन सिटीजन जो 1 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से इंडिया में रह रहे हैं। पहला पॉइंट, इंडियन जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, एम्बेसडर्स एंड फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं। नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। एक एग्जाम्पल है कनाडा एंड जापान का, यानी कि अगर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, अब जो इंडियन एम्बेसी है ना, हम एक्चुअली ये क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो अमेरिका की टेरिटरी नहीं है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। जैसे ही अगर इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है ना तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी इंडियन एम्बेसी में को लोग अगर काम कर रहे हैं जो कि इंडियंस नहीं हैं तो वो आपके नॉन रेजिडेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा फॉरेनर्स जितने भी हैं अगर वो किसी भी इंडिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपके क्या होंगे, वो भी आपके नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। उसके बाद एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ के एम्बेसीज इंडिया में हैं उन सभी के एम्बेसडर भी इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स होंगे। नॉन रेजिडेंट्स का मतलब जो कि इंडिया में नहीं रहते। अभी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, इस पर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और वो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि इंडिया में 1 साल से कम समय से रह रहे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी आगे जब मैं आपको आगे के फर्दर डेटा को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हाँ मैंने आपको फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में बता दिया। अब इनकम पे देखिए, इनकम को हमने क्या किया है, जनरल जो इनकम है, नेशनल इनकम की बात की हमने। सबसे पहले हमने क्या ली, इनकम ली, ठीक है, फैक्टर इनकम की बात की हमने। इनकम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक आपका एक आपका डोमेस्टिक, एक आपका नेशनल, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, जो फैक्टर पेमेंट हो रहे हैं फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में, ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी कॉमन है किसमें, डोमेस्टिक इनकम में भी और नेशनल इनकम में भी। एंड फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेजेस, यानी कि जो फर्म्स जो वेजेस या इनकम देती, जो सैलरी देती हैं वो, रेंट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब
अंतर केवल और केवल इतना है कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है कि इंडिया में, यानी कि इन सबको ऐड कर लें हम, फैक्टर्स सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि इंडिया के जोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर, इस पे ध्यान देंगे, इंडिया के जोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया के रेजिडेंट्स हों चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स हों, ठीक है, उनके जो फैक्टर इनकम के सम को हम बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। वहीं इंडिया के रेजिडेंट्स जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में या विदेशों में, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे क्या, नेशनल इनकम। तो एक बार बताना चाहूँगा, इनकम को मैंने क्लासिफाई किया डोमेस्टिक इनकम में एंड नेशनल इनकम में, ठीक है। जो कॉमन जो फैक्टर होता है वो है आपका फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो मिला है। फैक्टर सर्विसेज क्या है, आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आपके फैक्टर सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। तो इनकम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब डोमेस्टिक के लिए क्या हो जाएगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया में रह करके कोई अमेरिका का नागरिक, रशिया का नागरिक, इंडिया का नागरिक, ये तीनों मिलके भी अगर काम कर रहे हैं, ऑल दीज 3 कंट्रीज रेजिडेंट्स आर वर्किंग इन द कंट्री एंड दे आर अर्निंग सम फैक्टर इनकम, इट मीन्स दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम में कैलकुलेशन नहीं होगा उसका, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या होगा, नेशनल इनकम का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जहां भी इंडियन रह रहे हैं, यानी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया आर लिविंग, दे आर रिजाइडिंग, ठीक है, देयर फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय दोज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया will be counted as the national income, चाहे वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी पे रह रहे हो चाहे वो विदेश में रह रहे हो, ठीक है। ये था आपका क्या, इनकम का कॉन्सेप्ट, किस तरह से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस होता है। इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म आया है यहाँ पे, जो मैंने टर्म लिया था इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम था। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन किया है किसने, यूनाइटेड नेशन से। दिस इज द डेफिनेशन दैट आई एम गिविंग यू फॉर द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डेफिनेशन दी है किसने, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की दी हुई डेफिनेशन है। देखिए, इकोनॉमिक टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट, क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली, यानी कि वो इकोनॉमिक टेरिटरी जहां पे पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल वो फ्रीली मूव कर सके। जैसे इंडिया की कैपिटल पाकिस्तान में चलेगी क्या, नहीं चलेगी। इंडिया की कैपिटल श्रीलंका में चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन बना रखी है एंड उसी बॉर्डर लाइन के अंदर इंडिया की कैपिटल चलेगी, इंडिया के पर्सन का मूवमेंट हो सकता है और इंडिया की गुड्स का ट्रेड हो सकता है, ठीक है। और इसी टेरिटरी को, इसी तरह की इकोनॉमिक टेरिटरी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, उसी टेरिटरी को हम बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक बार ध्यान देंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या थी, इकोनॉमिक टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital can circulate freely, यानी कि वो टेरिटरी जो एक गवर्नमेंट रेगुलेट करती है जिसमें कि पर्सन्स, गुड्स की ट्रेडिंग एंड कैपिटल मूवमेंट फ्रीली हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, विद इन द जोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। यूजुअली यही कॉन्सेप्ट होता है। अब बात यह है कि हमने डोमेस्टिक इनकम का तो जान लिया कि सर इंडिया में रहने वाले हर आदमी के फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। जो हमारा ये वाला पॉइंट था डोमेस्टिक इनकम वाला, वहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि सर हम इंडिया के लोगों को पता कर लें, एक इनकम टैक्स ऑफिस से पता पड़ जाएगा, पैन कार्ड से पता पड़ जाएगा कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी इनकम क्या है।
लेकिन सर इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है सर, ये कैसे निकालें हम? नेशनल इनकम तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज कौन इंडिया में कहाँ पे किस कोने में वर्ल्ड के रह रहा है उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे सर, बड़ा मुश्किल काम है। तो अब हमारे सामने चैलेंज क्या आया, हमको डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है किस में, हमें डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट सॉरी, we like to convert the domestic income into national income। जो हमारा मेन काम है इस स्लाइड में वो ये है, हम समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम एंड जो नेशनल इनकम में फ़र्क क्या है, क्या कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम है क्या। पहले तो हम ये समझ लेते हैं डोमेस्टिक इनकम है क्या, उसके बाद हम समझेंगे नेशनल इनकम क्या है। एक बार अगेन डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी एक साल में किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, हर पर्सन की फैक्टर इनकम के सम को हम बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इसमें आएगा क्या है वो, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें आपका रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स इन दोनों की ही इनकम आती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इट डजेंट इंक्लूड रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। इसमें वो इनकम नहीं आती जो इंडिया के बाशिंदे, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं वो बाहर रह रहे हैं। तो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम थी क्या, डोमेस्टिक इनकम है क्या, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल में किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसके सम को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। दूसरी बात, इसमें इंडिया में रहने वाले रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम कैलकुलेट होती है। थर्ड पॉइंट, इसमें इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियन रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड नहीं होती। यानी अल्टीमेटली ये केवल और केवल एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या किया, इन दोनों पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा मैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है इंडिया में, ठीक है, उसमें इंडिया के रेजिडेंट्स भी हैं, और उसमें इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स भी हैं। ये चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है हमारी, रेजिडेंट्स ऑन नॉन रेजिडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में से, ठीक है, जो जितनी भी इनकम जो इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स की है उनको घटा दें, तो मैंने पहले इक्वेशन में क्या किया है, मैंने पहले इक्वेशन में डोमेस्टिक इनकम में से फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को मैंने डोमेस्टिक इनकम में से क्या किया, माइनस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड मैंने क्या किया है, सेकंड मैंने किया है कि देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इट डजेंट इंक्लूड रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि जो इंडियन बाहर रहते हैं उनकी इनकम तो उसमें एडअप है ही नहीं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, मैंने डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम जोड़ दी, क्या, फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंट्स फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि ऐसे इंडियन रेजिडेंट्स जो कि इंडिया में नहीं रहते। ठीक है, इसके बाद मैं क्या आया, तो उसके बाद हम नेशनल इनकम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं एक बार नेशनल इनकम को। इसके बाद हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब मैंने क्या किया, मैं नेशनल इनकम के लिए एक फॉर्मूला बना दिया। नेशनल इनकम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जितने भी इंडियन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनकी इनकम में से जितने नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनकी इनकम को माइनस कर दें तो हमारा NFIA निकल के आ जाएगा। NFIA क्या है हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, NFIA क्या होता है? फैक्टर NFIA के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। एक एग्जांपल समझाता हूँ उसे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इंडिया की जो इनकम है ओवरऑल 100 रुपीज़ है। मैं केवल 100 रुपीज़ मान के चलूँगा इंडिया की इनकम को, मैं ज़्यादा लेके नहीं चलूँगा। ज़्यादा बड़े फैक्टर्स के लिए, ज़्यादा बड़े फैक्टर्स के साथ कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इंडिया की इनकम क्या है? 100 रुपीज़। ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, अब इंडिया की इस डोमेस्टिक इनकम में क्या है? 20 रुपये किसके हैं? एक ऐसे मिस्टर ए के जो कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। ठीक है, और एक पर्सन है मिस्टर बी जो रहते हैं इंडिया में, लेकिन वो 30 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम लिखेंगे। डोमेस्टिक इनकम मैंने मानी 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालेंगे। तो हमने क्या किया? जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि इंडिया के बाहर जो इंडियन रह रहा है, इंडिया के बाहर जो इंडिया का रेजिडेंट रह रहा है मिस्टर बी, ठीक है, उसमें से इंडिया के अंदर जो नॉन रेजिडेंट रह रहा है उसकी इनकम को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि बी जो इंडिया का बंदा है, इंडिया में इनकम भेज रहा है। उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी कि जो बाहर का बंदा है इंडिया से इनकम ले रहा है। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 10। क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा 10। तो वो 10 होगा आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जो इनकम बाहर से आ रही है और जो इनकम इंडिया से जा रही है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या था? डोमेस्टिक इनकम के बारे में था। डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से रेजिडेंट्स ऑन एंड नॉन रेजिडेंट्स की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वालों की फैक्टर इनकम काउंट होती है, और जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं रहते उन लोगों की इनकम इस में बिल्कुल नहीं काउंट होती। ठीक है, और इसके बाद नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमने बना लिया। किस तरह से कन्वर्ट किया हमने पहले इक्वेशन में कि डोमेस्टिक इनकम में से हमने क्या किया? फैक्टर इनकम सबसे पहले हमने क्या किया इसमें से कि जो नॉन रेजिडेंट्स थे उनकी इनकम को माइनस कर दिया और जो रेजिडेंट्स थे इंडिया के बाहर उनकी इनकम को प्लस कर दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, एक बार चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इसी के साथ आज इस स्लाइड को मैं यहीं फुल स्टॉप करूंगा। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इस स्लाइड को हम चलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट आज कर लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने मिनट का वीडियो हो गया? 28 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इस वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड जितना भी कंटेंट हमने आज कवर अप किया है प्लीज़ उसको पढ़िएगा अच्छे से एंड उसके नोट्स बनाइएगा। एंड अगर कहीं से भी इस बीच से क्वेरी है तो आज के क्वेरीज, ठीक है, क्वेरीज आर ऑलवेज इनवाइटेड वेदर इन कमेंट सेक्शन और ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।